सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन के प्रकार। इससे पहले हम लोगों ने मापन क्या होता है, मापन की परिभाषाएं, मापन के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके अलावा मापन में कौन कौन से चर होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मापन क्या होता है, अगर जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है। दोस्तों, मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना, जिससे कि परिणाम का ज्ञान हो सके। जैसे कि सीता को गणित में 60 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 60 अंक मिले हैं। तो ये हो गया मापन। इसी प्रकार अगर कोई कहता है कि रोहन का वजन 40 किलोग्राम है, तो ये जो 40 किलोग्राम है, ये क्या हो गया? ये अंकन हो गया या मापन हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए कोई कहता है कि राधा के गणित में 90% अंक हैं या 90% अंक हैं। राधा ने गणित में 90% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये उसका मापन हो गया उसके गणित का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं उनको हम अंक प्रदान करते हैं मापन में। तो दोस्तों, मापन की परिभाषाओं में सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है स्टीवेंस की। स्टीवेंस के अनुसार कहा गया है कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार पदार्थों को अंक या संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या है? मापन है। दोस्तों, मापन में एक निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार ही बच्चों को या वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर बताया गया सीता ने गणित में 60 अंक प्राप्त किए, तो 60 अंक कितने पूर्णांक में प्राप्त किए? 100 में, यानी कि 100 नियम के अंतर्गत। नियम क्या है? 100 नंबर है। इसी 100 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 60 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो स्वीकृत नियम है, यानी कि इसी 100 में से इसने प्राप्त किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ नियमों में भी बांध दिया गया है मापन को, यानी कि कुछ नियम भी इस पर फॉलो कराने पड़ते हैं हमको। तो इस तरीके से अब अगर 60 नंबर सीता ने प्राप्त किया गणित में, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो सीता के गणित के नंबर हैं, उसने 100 नंबर में से ही प्राप्त किए। अब वो 100 में 101 नंबर नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि पूर्णांक कितना है? 100 ही है। तो 100 में उसने जितना प्राप्त किया वही क्या हो गया? उसका मापन हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब मापन कितने प्रकार का होता है, मापन के अंग क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक बार पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मापन के अंग कौन कौन से हैं। तो मापन के अंग में सबसे पहले मापन किसका हो रहा है? स्टूडेंट का हो रहा है, तो स्टूडेंट आएगा इसमें अंग में। इसके अलावा टीचर जो कि मापते हैं। इसके अलावा जिस भी उपकरण को मानक मानकर बच्चे का मापन किया जा रहा है वो। तो यहाँ पर देखिए, उपकरण, बच्चे और टीचर, इन्हीं तीनों से मिलकर के मापन के अंग बनते हैं। तो मापन के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। अब मापन के प्रकार क्या हैं, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। जितनी चीजें पहले मैंने पढ़ाई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो मापन के प्रकार अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। मापन के प्रकारों में देखिए, मापन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है मानसिक या सामान्यीकृत मापन, यानी कि मेंटल एंड नॉर्मेटिव मेजरमेंट। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। मानसिक या सामान्यीकृत मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों तथा मनोवृत्ति का मापन किया जाता है। सामान्यतः शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों में इसका प्रयोग होता है। इस तरह के मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है, इसमें कोई परम शून्य नहीं होता है, इसलिए इसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो मानसिक या सामान्यीकृत मापन है, इसमें किसी भी व्यक्ति के मानसिक गुणों का मापन करते हैं, आदतों का मापन करते हैं, उसकी मनोवृत्तियों का मापन करते हैं। गुण का मतलब क्या? जो वह विषय पढ़ रहा है उसमें वो कितना अच्छा है या उसका ज्ञान कितना है, ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया। उसकी आदतें कैसी हैं, और इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस मापन में।
तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो अंग्रेजी में मोहन को 60 अंक तथा सोहन को 30 अंक प्राप्त होते हैं। अब इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी विषय में मोहन की योग्यता सोहन की योग्यता से 2 गुनी है। यह 2 गुने से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मोहन को कितने मिल गए? मोहन को मिल गए 60 अंक किसमें? अंग्रेजी में, और सोहन को मिल गए 30 अंक। अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि ये जो मोहन है, मोहन की योग्यता सोहन से 2 गुना ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ उस अंकों के आधार पर। क्या पता मोहन ने जो क्वेश्चन पढ़े हो वही उसके टेस्ट में आ गए हो, जिसकी वजह से उसने 60 मार्क्स गेन कर लिए। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सोहन ने जो चीजें पढ़ी हो सकता है वो एग्जाम में ना आई हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप फिर से देखिए, मोहन ने अगर 60 नंबर पाए अंग्रेजी में और सोहन ने अगर 30 नंबर पाए, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मोहन की योग्यता सोहन से 2 गुना ज्यादा है। किसमें? अंग्रेजी विषय में। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जरूरी नहीं है कि मोहन ने अगर अंग्रेजी में 60 नंबर प्राप्त कर लिए, इसका ये मतलब नहीं कि गणित में उसका जो ज्ञान है वो सोहन से 2 गुना ज्यादा है। क्या पता सोहन इससे अच्छा जानता हो लेकिन वो एग्जाम में अच्छे से लिख ना पाया हो, या फिर उसे क्वेश्चन याद ना रहे हो, वो क्वेश्चन वो भूल गया हो। तो कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मोहन पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो। ये भी तो हो सकता है कि मोहन वाकई बहुत अच्छा हो पढ़ने में, 2 गुने से भी ज्यादा जानता हो सोहन से। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कहने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि कभी भी हम अंकों के आधार पर 2 बच्चों की तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पर मोहन और सोहन की तुलना, अगर सोहन 30 नंबर पाया अंग्रेजी में और मोहन 60 नंबर पाया, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मोहन की योग्यता सोहन से ज्यादा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम अंकों के आधार पर 2 बच्चों की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के मापों की व्याख्या केंद्रीय प्रवृत्ति मानों और विचलन मानों की सहायता से करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मोहन और सोहन की बात हो गई। एक सिंपल सी बात समझिए कि मान लीजिए क्लास में गणित का टेस्ट होता है, मान लीजिए मैथ के टेस्ट में कोई बच्चा 0 नंबर प्राप्त कर लिया, 0 नंबर पा गया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे का गणित का ज्ञान शून्य है, उसे कुछ नहीं आता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या पता उसने जितने भी सवाल आए थे उस टेस्ट में, जितने भी सवाल आए थे, उसने 2 स्टेप 3 स्टेप सॉल्व किया, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं ला पाया। आंसर नहीं ला पाया तो इसका ये मतलब नहीं कि उस बच्चे का गणित का ज्ञान 0 है। इसका ये मतलब नहीं कि 2 + 2 जोड़ करके 4 होते हैं, ये भी उस बच्चे को नहीं आता। ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम इस मापन के आधार पर क्या कहेंगे? इस मापन के आधार पर हम कहेंगे कि मानसिक या सामान्यीकृत मापन में इस बच्चे का, या मान लीजिए इसका नाम रोहन है, तो रोहन बच्चा है, उसने गणित में 0 अंक प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या कहेंगे कि जो रोहन है वह गणित के सवालों को करने में असमर्थ रहा। हम इसकी व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि जो रोहन है, रोहन गणित के सवालों को हल करने में असमर्थ रहा, ना कि हम ये कहेंगे कि रोहन गणित में 0 नंबर पाया। अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो मानसिक या सामान्यीकृत माप होता है, इसमें 0 का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर माना गया है कि हर एक बच्चे के अंदर विशिष्ट गुण होते हैं और कोई भी बच्चा, उसका दिमाग शून्य नहीं होता है। सभी बच्चों के अंदर ज्ञान होता है और सभी बच्चे अच्छा कर सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। तो इसलिए जो सामान्यीकृत मापन होता है या मानसिक मापन होता है, इसके अंतर्गत सभी बच्चे क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, और किसी भी बच्चे को हम 0 अंक नहीं प्रदान करेंगे। अगर वो 0 पाता भी है तो इसका ये मतलब है कि वह सवालों को के उत्तर लिखने में असमर्थ रहा या सवालों को हल करने में असमर्थ रहा, लेकिन बच्चे की योग्यता 0 नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो मानसिक या सामान्यीकृत मापन होता है, इसमें कभी भी व्यक्ति का गुण या व्यक्ति के आदत या किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है। किसी भी बच्चे का गुण शून्य नहीं हो सकता है। अगर वो स्कूल में आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि कोई भी बच्चा 0 नहीं होता है, किसमें? मानसिक या सामान्यीकृत मापन में। इसीलिए इसकी गणना हम किससे करते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति मानों और विचलन मानों की सहायता से इन मापों की गणना हम करते हैं या इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कभी भी हमें दो बच्चों को अंकों के आधार पर तुलना नहीं करनी है। अगर अगर मोहन 60 नंबर पाया, सोहन 30 नंबर पाया, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो मोहन है वो सोहन से उसकी योग्यता 2 गुना ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये आपको भी ध्यान रखना है, ये बात आपको भी समझनी है। आप भी आगे चल करके प्राइमरी के टीचर बनोगे, अध्यापक बनोगे, अध्यापिका बनोगे, तो आपको ये समझना है कि कभी भी हमें बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं बांटना है या अंकों के आधार पर बच्चों की तुलना नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। निरपेक्ष मापन, दूसरा है निरपेक्ष मापन या एब्सोल्यूट मेजरमेंट या भौतिक मापन। अब इसमें दोस्तों देखिए, इसमें जीरो का स्थान होगा क्योंकि ये क्या है, भौतिक मापन है। ठीक है, या इसे हम फिजिकल मेजरमेंट या एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी कहते हैं। तो भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है तथा इसमें परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान होती है। यानी कि जैसे किसी जगह का टेम्परेचर क्या हो सकता है, टेम्परेचर प्लस में भी हो सकता है, जैसे +27 +45, इस तरीके से गर्मियों में तो 45 46 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। और कहीं कहीं क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और कहीं कहीं क्या होता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -30 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। तो जो ताप होता है, तापमान होता है, वो 0 भी हो सकता है, 0 से आगे प्लस भी हो सकता है, 0 के आगे, उसके बाद 0 के बाद क्या, माइनस में भी जा सकता है। तो जो निरपेक्ष मापन होता है या जो भौतिक मापन होता है, इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है। याद रखिएगा आप लोग। यानी कि जो तापमान होता है ये शून्य भी हो सकता है, शून्य से कम भी हो सकता है और शून्य से अधिक भी हो सकता है। तो इसीलिए ये निरपेक्ष मापन या भौतिक मापन के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, जो भौतिक मापन होता है इसमें जो मापन की स्थिति होती है वो शून्य में भी हो सकती है, शून्य से ज्यादा भी हो सकती है, शून्य से कम भी हो सकती है। इसके बाद लास्ट है इप्सेटिव मापन। ये सबसे आसान है। क्यों आसान है, बहुत ही सिंपली वे में मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, सीता है, गीता है, मीना है और सीमा है। ये 4 फ्रेंड हो गई। यहाँ ये सब राधा की फ्रेंड है। किसकी, राधा की फ्रेंड है। अब आप लोग इससे आसानी से जुड़ जाएंगे, इसीलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। अब राधा से कहा जा रहा है तुम्हारे पास 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है। अब होता क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसके राधा बहुत क्लोज होगी, मतलब जिससे वो कोई बात नहीं छिपाती होगी, उससे सारी बातें शेयर करती होगी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी। तो यहाँ इन चारों फ्रेंड्स में से, चारों जो उसकी क्लासमेट हैं, इसमें से वो राधा को आप कहोगे कि प्रायोरिटी दो, इन चारों को तुम नंबर दो। तुम्हारे पास 4 नंबर हैं, जिसको एक बार एक नंबर दे दोगी फिर दोबारा उसको वो नंबर नहीं दे पाओगी। यानी कि अब राधा क्या करेगी, वो जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसको सबसे पहले चूज करेगी, क्योंकि उसके पास इन चारों को उसे नंबर देना है, किसको वो सबसे अधिक मानती है और किसको वो अपनी सारी बातें शेयर करती है। तो राधा ने क्या किया, उसने कहा कि जो मीना है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसे मैं 1 नंबर पे रखूंगी, यानी कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इससे मैं कोई भी बात नहीं छिपाती हूँ। और फिर अब इससे कहा गया, अब तुमने मीना को फर्स्ट नंबर तो दे दिया, अब मीना को फर्स्ट नंबर दे दिया, अब तुम फर्स्ट पे और किसी को नहीं रख सकती हो, अब तुम सेकंड चूज करो। तो अब सेकंड चूज करने को कहा गया राधा से। तो राधा मान लीजिए गीता को चूज कर लेती है सेकंड नंबर पे। गीता भी उसकी अच्छी फ्रेंड है, ठीक है। अब गीता को उसने 2 नंबर पर चूज कर लिया। अब उसके बाद ऑप्शन क्या बचा, सीता और सीमा। अब वो सीता और सीमा में से अब वो तीसरे नंबर पर किसे रखती है, जिसे भी वो तीसरे नंबर पर रखेगी अगला अपने आप चौथे नंबर पर चला जाएगा। तो मान लीजिए उसने सीमा को तीसरे नंबर पर रख लिया, अब चौथे नंबर पर कौन आ गया, ऑलरेडी सीता आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको एक बार राधा ने नंबर दे दिया वो दोबारा वही नंबर प्राप्त नहीं कर सकती, उसकी वही फ्रेंड वो नंबर नहीं प्राप्त कर सकती। यहाँ पर बाध्य कर दिया गया इसे चुनने के लिए कि जिसको तुमने फर्स्ट नंबर पर रख लिया, अब दोबारा तुम उसको फर्स्ट नंबर पर नहीं रख सकती या किसी और को फर्स्ट नंबर नहीं दे सकती हो। तो बस यही है इप्सेटिव मापन। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास आपकी 4 फेवरेट चीजें खाने वाली रखी हो, मटर पनीर रखा है, इसके अलावा आपके पास छोले पूड़ी रखी है,
छोले पूरी मान लीजिए आपको ज्यादा पसंद है, या मान लीजिए आपके पास पाव भाजी रखी है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास चिली पनीर रखा है। अब आपको इतने सारे आइटम, 4 आइटम रखे हुए हैं। अब इन चारों में से आपको 1 2 3 4 4 नंबर आपको आपकी खाने वाली डिशेस को देना है। तो आपको जो पसंद, अगर आपको मटर पनीर पसंद है तो आप उसको फर्स्ट नंबर पर रखोगे, अगर आपको पाव भाजी पसंद है तो आप उसको सेकंड नंबर पर रखोगे। इसके बाद आप जिसको प्रायोरिटी दो, जिसको आप फर्स्ट नंबर पर रखोगे उसको फिर आप फर्स्ट नंबर पर नहीं रख सकते, यानी कि जो आपकी सबसे फेवरेट डिश है उसे आप सबसे पहले नंबर पर रखोगे। तो बस यही चीज है इप्सेटिव मापन, यानी कि जिसको आपने एक बार एक नंबर दे दिया फिर आप किसी दूसरे को एक नंबर नहीं दे पाओगे। तो देखिए, इस तरीके के मापन में व्यक्ति के समक्ष कुछ प्रश्न या कथन या समस्याएं दी जाती हैं। वह व्यक्ति को उसे वरीयता क्रम में 1 2 3 4 5 इस तरीके से अंक प्रदान करने को कहा जाता है। यदि वह किसी एक कथन को प्रथम वरीयता या एक क्रम दे देता है तो अन्य को यह क्रम प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को चयन करने के लिए बाध्य होना पड़ता, इसीलिए इसे हम फोर्स्ड चॉइस आइटम या बाध्य चयन प्रश्न भी कहते हैं। इसलिए इसे हम बाध्य चयन प्रश्न भी कहते हैं, या इसे बाध्य चयन प्रश्न भी कहा जाता है। तथा इसके द्वारा मापन को इप्सेटिव मापन या इप्सेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मूल्य परीक्षण में 4 मूल्यों सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव और सहयोग, ये 4 नैतिक मूल्य हैं। अब मोहन ने पहले नंबर पर सत्य को रख दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर पर उसने सत्य को रख दिया, वो फर्स्ट नंबर पर और किसी को नहीं रख सकता। दूसरे नंबर पर उसने सहयोग को रख दिया, दूसरे नंबर पर उसने सहयोग को रख दिया। अब देखिए, तीसरे नंबर पर उसने ईमानदारी को रख दिया, और अब बचा क्या, अब अपने आप ये चौथे नंबर पर मैत्री भाव हो गया। तो और जिसको उसने एक बार एक नंबर दे दिया अब वो वही रहेगा, यानी कि अब वह उसे चेंज नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर उसने सहयोग को रख दिया तो अब दूसरे नंबर पर वह ईमानदारी को नहीं रख सकता। तो वही चीज मैंने आपको समझाया अभी कि किस तरीके से राधा की इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसमें बेस्ट फ्रेंड उसकी कौन सी है, किसको वो अधिक मानती है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, जिसको आपने प्रायोरिटी दे दी एक बार इप्सेटिव मापन में या इप्सेटिव मेजरमेंट में, फिर आप दोबारा उसको वही नंबर नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। आपके सबसे अधिक क्लोज कौन है, आपके फैमिली है, उसके बाद आपके फ्रेंड्स है। इस तरीके से आप अपने आप इसका मापन कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपके खाने की डिशेस से ही लेकर नहीं, आपके फ्रेंड से ही लेकर के नहीं, आप बहुत सारी चीजों में प्रायोरिटी रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने कपड़े चूज करने को कहा जाए, आपका फेवरेट कपड़ा कौन सा है, कौन सा कपड़ा आपको सबसे अधिक पसंद है, आप प्रायोरिटी दीजिए। तो आप बहुत सारी चीजें आपके पास है जिसमें आप इप्सेटिव मापन कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो ये सब बहुत ही इजी है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको क्विकली रिवीजन करा देती हूँ कि मापन 3 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले मानसिक या सामान्यीकृत मापन, इसमें कभी भी मापन 0 नहीं होता है, कभी भी किसी भी बच्चे की योग्यता 0 नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। फिर निरपेक्ष मापन में क्या था, निरपेक्ष मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है, यानी कि जैसे कि कोई तापमान किसी जगह का वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है डिग्री, ठीक है। यानी कि जो तापमान होता है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 से ऊपर भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। और यहाँ तीसरा हमने पढ़ा इप्सेटिव मापन। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि इप्सेटिव मापन क्या है। इसमें आपको नंबर देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और जिसको एक बार आपने नंबर दे दिया फिर दोबारा आप उसको वही नंबर नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मापन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इसमें तो आप जरूर मुझसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करेगा और लगातार आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएगा। दोस्तों आप लोगों के 3rd सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, तो आप सभी के नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको जो भी वीडियोस मैंने बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। यहाँ पर आपको आई बटन पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी 3rd सेमेस्टर के।
और अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता सकते हैं। और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए दोस्तों, अभी से आप मेहनत करिए ताकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छा स्कोर करें। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर एक बच्चा सरकारी अध्यापक बने, प्राइमरी का मास्टर बने। तो इसके लिए आपको चैनल से बने रहना होगा और सभी वीडियोस को देखते रहना होगा। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमें बताते रहना होगा और लगातार ऐसे चैनल से बने रहना होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। दोस्तों अगर एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम डीएलएड ही नहीं बल्कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी हमारे चैनल पर आप लोगों को कराई जाएगी और वो भी बेस्ट तैयारी, ताकि आप लोग जल्द से जल्द सरकारी अध्यापक बने और आप लोग अपने सपने को साकार करें। यही हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा शिक्षक बने, हर एक बच्चा देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग के लाइक और आप लोग के कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।